गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज में 14 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप आपने लोहड़ी का जो फेस्टिवल है काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और अपनी जो स्टडीज है उसको इफेक्ट नहीं होने दिया होगा। द हिंदू पीआईबी के करंट अफेयर्स जो है हम उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो 10 नए टॉपिक्स जो है वो आज हम देखेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं टेलीग्राम के ऊपर @prince_luttra पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स सी जो 10 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सार्क के बारे में जिक्र किया होता न्यूज़पेपर के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। G20 और एससीओ के बारे में भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में जानेंगे। टीआरपी को लेकर भी न्यूज थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। ओलंपिक गेम्स को डिस्कस करते हुए प्रसार भारती को हम देखेंगे। आईसीटी ग्रैंड चैलेंज क्या है, इसके बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है। सीबीडीटी को देखते हुए एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन देयर ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। सो जो लोग अपने ड्रीम्स के अंदर और उसकी ब्यूटी के अंदर बिलीव करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, फ्यूचर उन्हीं को बिलोंग करता है। देखिए, आप सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम को तैयारी करने के लिए, इसको क्रैक करने के लिए। आप में से काफी सारे लोग आईएएस बनना चाहते होंगे, कुछ लोग आईपीएस बनना चाहते होंगे, कुछ लोग आईएफएस बनना चाहते होंगे, कुछ लोग रेवेन्यू में जाना चाहते होंगे। सो जो भी आपका ड्रीम है, जो भी स्पेसिफिक ड्रीम आपने बनाया है, आपको उसको होल्ड ऑन करना पड़ेगा और उसमें विश्वास करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा रास्ते के अंदर लगेगा कि एग्जाम शायद हमसे ना हो पाए, इस तरीके के थॉट्स भी आने लगेंगे और ये सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने एग्जाम क्रैक कर लिया वो 100% श्योर थे अपनी तैयारी को लेकर कि नहीं वो तो इस एग्जाम को क्रैक कर ही देंगे। डबल थॉट्स उनके दिमाग में भी आए, डाउट्स उनके दिमाग में भी कभी ना कभी क्रिएट जरूर हुए थे। तो यहां पे अगर आपका जो ड्रीम है उसके लिए आपकी कन्विक्शन है, अगर आप उसमें 100% बिलीव करते हैं, अगर आप उसमें पूरी तरीके से बिलीव करते हैं, बिलीव रखते हैं, देन डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है सूनर और लेटर अचीव हो ही जाएगा। ठीक है, बीच में डेफिनेटली ऐसे टाइम आएंगे जब आपको अपने ड्रीम के ऊपर थोड़ा सा डाउट होने लगेगा, बट उसको आपको अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना है। उन टाइम्स को आपको ओवरपावर करना है और अपने ड्रीम के अंदर जो आपका कन्विक्शन है उसे बनाए रखना है। चलिए, आपको काफी सारे वीडियोस कुछ इस तरीके से स्मॉल शॉर्ट वीडियोस दिखते होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन पर्पस। आप जानते हैं कि रिवीजन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जब भी 1 से 2 मिनट का ये रिवीजन का वीडियो आपके सामने आता है तो इसे स्टार्ट करके इसका आंसर खुद जरूर सोचने की कोशिश करिएगा मेरे आंसर बताने से पहले। चलिए, सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स जिन्होंने 50% कूपन कोड को यूज करके नेटमॉक को ज्वाइन किया। तो सिंपाल ने, नितेश, राजशेखर, जेबा, मंजू, मोहित, अनिल एंड सिमरन ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया। चलिए, पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनके लिए मैं बता दूं कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है कुछ इस तरीके से दैट यू हैव टू स्कोर 6 और मोर टू बी इन द सेफ जोन। सेफ जोन में रहने के लिए 6 अच्छे से ज्यादा का स्कोर आपको करना है और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए, सार्क के बारे में एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर दिया गया था जिसके अंदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का भी जिक्र किया हुआ था। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। पूछा गया सार्क को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर है, हो सकता है। इसरो हैज लॉन्च्ड सार्क सैटेलाइट इन 2017। इसरो ने सार्क सैटेलाइट जो है 2017 में लॉन्च करी थी, ये भी हो सकता है। म्यांमार बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट द 13th एनुअल समिट इन 2005। म्यांमार जो है वो रिसेंटली, मतलब आप कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट मेंबर है सार्क का वो बना था 13th एनुअल समिट के अंदर। देखिए, तीसरी स्टेटमेंट मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक अलग तरीके से बना के दी थी। लेट्स सी आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या नहीं। आप इसका आंसर करिए, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए, तो द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था जिसमें बताया गया था कि सार्क क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। आई होप आपने वो आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा। वैसे भी मैं आपको बताता रहता हूं कि सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ब्रिक्स हो, बिम्स्टेक हो, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक है। और सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको बताता हूं वो यही है क्योंकि जब भी इसके ऊपर मीटिंग होती है तो पूरा का पूरा जो इश्यू है वो इंडिया पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर ही कन्फाइंड हो जाता है, ट्रेड के ऊपर बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो यहां पर उस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश के अंदर है? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ढाका बांग्लादेश में नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेट करता है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल काठमांडू में है। तो जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो आप नोट डाउन जरूर करके रखिएगा कि ढाका में क्या है, काठमांडू में कौन सा है, रियाद में कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हुई आपने ए और बी को तो कर दिया एलिमिनेट।
सी और डी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। इट मींस बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। मतलब इसरो ने जो 7 का सैटेलाइट लॉन्च किया था वो 2017 में किया था, ठीक है। और रीसेंट एंट्री अगर बताई जाए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, 2005 के अंदर जो लास्ट मेंबर एंटर हुए थे वो थे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान वाज द लास्ट और द न्यूएस्ट मेंबर जिनको 13th एनुअल समिट में 2005 के अंदर डाला गया था इस ग्रुपिंग के अंदर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ताकि इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट जो है इन सभी कंट्रीज की करी जा सके। चलिए ध्यान रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। दीज आर द मेंबर नेशंस, ये भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स और यहाँ पे आपका बिम्स्टेक करके ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेंबर्स बिम्स्टेक और सार्क के कॉमन मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स इनके ऐसे हैं जो कि दोनों के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि G20 को लेकर है। पूछा गया G20 को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। द G20 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो G20 जो है इसमें 19 कंट्रीज हैं और साथ में GCC भी इसके एक मेंबर के तौर पे इसमें शामिल है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, टर्की आर द मेंबर्स ऑफ G20। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो G20 का मेंबर्स है। G20 membership comprises a mix of the world's largest advanced and emerging economies representing about 2/3 of the world's population। तो इसके अंदर जो मेंबर्स है वो 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया की और साथ में ही इसमें हर तरीके की कंट्रीज हैं। लार्जेस्ट एडवांस एमर्जिंग इकोनॉमीज इसके अंदर शामिल है। सोचिए फिर इसके बारे में हम करते हैं डिस्कशन। चलिए, सो G20 की बात करी जाए तो G20 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं पे लिखा हो सकता है इट इज अ फॉर्मल ग्रुप, तो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यूपीएससी आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट ड्यूरिंग द एग्जाम। तो यहाँ पे इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप जिसमें 19 कंट्रीज हैं, बिल्कुल ठीक है। और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। जीसीसी नहीं है, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट होते ही आप जल्दी से ए और बी को एलिमिनेट करें और ये इंश्योर कर ले कि आंसर सी या डी में से एक होगा, और ये भी इंश्योर कर ले कि मतलब तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट होनी ही होनी है। यहां पे सीधा ही इसको मार्क कर दें कि यस 2/3 पॉपुलेशन इसके अंदर होती होगी, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो गई है। जहां ध्यान देना है आपको वो सेकंड स्टेटमेंट पे देना है, क्योंकि अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, टर्की दे रखा है, क्या नॉर्थ कोरिया होगा? नॉर्थ कोरिया को तो बहुत जगह से वैसे ही बैन किया हुआ है। इट इज साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो ये ब्लॉकिंग है आपकी G20 1999 में आई थी। ग्रुप ऑफ 20 इसे कहा जाता है। सेंट्रल फोरम है फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स में हो या इकोनॉमी के अंदर हो, ठीक है। द मेंबर ऑफ द G20 कौन कौन है इसके अंदर? अर्जेंटीना से लेके ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस भी इसका मेंबर है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, देन कोरिया भी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया है, मैक्सिको या महीको है, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये सभी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि अजरबैजान को इनवाइट किया गया है कि वो G20 में आए और वहां पर पार्टिसिपेट करें इसके अंदर जो G20 की मीटिंग होने वाली है जो कि होगी रोम के अंदर। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार प्रेसिडेंसी किसके पास है? सो प्रेसिडेंसी दिस टाइम इज विद इटली। इटली जो है उसके पास प्रेसिडेंसी है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहां पे एक मैंने इन्फोग्राफिक देखा, इसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। G7 G8 के अंदर रशिया ऐड हो जाता है, देन G20 के अंदर G7 के अलावा या फिर G8 के अलावा ये कंट्रीज आपकी और ऐड हो जाती है। इसको आप सेव करके रख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है। काफी सारी इस बार जो आपकी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क हुआ या फिर शंघाई कोऑपरेशन हुआ, आसियान हुआ, ये सब न्यूज में थी, दैट्स व्हाई क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो रिसेंटली जो आर्टिकल 7 के ऊपर लिखा गया था उसके अंदर शंघाई कोऑपरेशन के बारे में भी जिक्र किया हुआ था, दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। एससीओ के बारे में पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एससीओ जो है एक परमानेंट इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है। हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एससीओ मीट्स ट्वाइस इन अ ईयर एंड अडॉप्ट्स गाइडलाइंस एंड डिसीजन ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो ये कितनी बार मिलते हैं? 2 बार मिलते हैं एक साल के अंदर, और गाइडलाइंस और डिसीजन देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसके कंसर्निंग। Then, prior to the creation of SCO in 2001, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia and India were members of the Shanghai 5। तो पहले जब शंघाई कॉर्पोरेशन 2001 में बनी, उससे पहले जो शंघाई 5 हुआ करता था उसके अंदर 5 मेंबर्स जो थे उनके नाम यहां पर आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है, इसको आपको सर्कल जरूर करना है। चलिए बताइए। चलिए, तो अगर बात करी जाए हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एससीओ जो है वो साल में एक बार मिलते हैं, गाइडलाइंस तैयार करते हैं, डिसीजंस लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, तो ट्वाइस इन अ ईयर नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है आपका ए और डी एलिमिनेट हो जाता है। इट मींस आंसर या तो बी होगा या सी होगा, दैट इज
फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी दोनों के अंदर है तो वो अपने आप ही करेक्ट हो जाती है कि ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं कि प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ कौन कौन मेंबर्स है। देखिए प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001, तो एससीओ 2001 में फॉर्मली बना। इससे पहले शंघाई 5 इसे कहा जाता था। तो क्या कजाकिस्तान इसका मेंबर था तब? यस, कजाकिस्तान था। चाइना था, चाइना भी था। किर्गिस्तान था, किर्गिस्तान भी था। रशिया था, रशिया भी था। लेकिन इंडिया नहीं था। ठीक है, कौन था इंडिया की जगह बताएं अगर आपको पता है तो? तजिकिस्तान। चलिए एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी है, क्या कहेंगे आप? देखिए एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, काफी सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, ग्रुप ए बी सी डी के एग्जाम्स के अंदर। और यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो लैंग्वेज है रशिया ऑफिशियल लैंग्वेज एंड चाइनीज। ठीक है, तो रशियन एंड चाइनीज दो लैंग्वेजेस जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको कंट्रीज दिखा देता हूं मैप के ऊपर। सो दीज आर द वेरियस कंट्रीज, मेंबर स्टेट्स जो है एससीओ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था तभी ये क्वेश्चन बनाया गया है। आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पार्लियामेंट कैन कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसे कर्टेल किया जा सकता है, कंट्रोल या कम किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हैज एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील वाली जुरिस्डिक्शन होती है किस मैटर्स के अंदर? अगर आप सिविल मैटर्स की बात करें, क्रिमिनल मैटर्स की बात करें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की बात करें। एज पर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी लॉज दैट आर बीइंग पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो 137वें आर्टिकल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो अगर वो चाहें किसी भी आर्टिकल, किसी भी लॉ को अगर रिव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो सही बनाया गया या नहीं बनाया गया, उसको ये रिव्यू कर सकते हैं। सोचिए फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और आपका जुडिशरी है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं मोंटेस्क्यू का, सेपरेशन ऑफ पावर। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये कोई वाटर टाइट नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में, ये इंटरफेरेंस जो है वो चलती रहती है। हालांकि पार्लियामेंट को कोई इस तरीके की पावर नहीं दे रखी। पार्लियामेंट इज नॉट ऑथोराइज्ड कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल कर सके। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत बार लग सकता है कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम अथॉरिटी है तो उसके पास तो पावर होगी, ऐसी नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम, ध्यान रखिएगा। तो हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऐसी कोई भी पावर नहीं दी है जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की पावर को और जुरिस्डिक्शन को कंट्रोल या कर्टेल किया जा सके। ठीक है, तो यहां पे पहली जैसे ही स्टेटमेंट आपकी निकली, यहां से एलिमिनेट हुई, तो आपको पता चल गया कि आंसर सी या डी में से एक होगा। दैट मींस कि थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लॉज को रिव्यू करा जा सकता है अगर आपको लगता है कि उसमें किसी न किसी तरीके की कमी है आर्टिकल 137 के हिसाब से। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है? तो यस, अपील की जुरिस्डिक्शन है, अगर सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, तीनों के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलिंग बॉडी इन आवर जुरिस्डिक्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी और इसे ध्यान रखिएगा। पावर्स एंड फंक्शंस भी मैं आपको बता देता हूं। सो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उनके पास होती है। डिफेंडर ऑफ द फेडरेशन भी उनको ये काम भी दिया गया है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसके अंडर? आर्टिकल 32 याद होगा आपको, मैंने कल ही बताया था आपको। एपेलेट जुरिस्डिक्शन सिविल और क्रिमिनल, स्पेशल लीव टू अपील, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी इनके पास है। रिव्यू मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन के अंदर ही। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सारी पावर्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। इनके बारे में तफसील से जाना चाहते हैं तो जो इंडियन पॉलिटी के हमारे लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा, उसमें मैंने इन सबको सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया टीआरपी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। न्यूज में काफी ये चीज अपीयर हो रही है इसको लेकर, और रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज की जो टीआरपी स्कैम है उसके अंदर जो बाग के एक्स सीईओ थे उनको सेकंड चार्जशीट दी गई है। अब ये जो चार्जशीट दी गई है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टीआरपी जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट फॉर मेंस ऑल्सो। और अगर इंटरव्यू के दौरान भी कुछ इस तरीके के इश्यूज चल रहे होते हैं न्यूज के लिए तो वो भी आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टीआरपी इज रिकॉर्डेड बाय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, तो BARC के द्वारा इसे रिकॉर्ड किया जाता है, हो सकता है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी गाइडलाइंस। इसके अंदर जो पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई जाती है वो मेटी के द्वारा बनाई जाती है, ये भी पॉसिबल है। टीआरपीज आर द मेन करेंसी फॉर एडवर्टाइजर्स टू डिसाइड विच चैनल टू एडवर्टाइज ऑन बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट। तो सीपीआरपी के हिसाब से तो टीआरपी जो है बेसिकली एक तरीके का पैरामीटर सेट करती है एडवर्टाइजर्स के लिए, ये भी हो सकता है। सोचे फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां से देखिए पहली जो स्टेटमेंट है वो तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आ जानी चाहिए थी। मैंने आपको कहा था बाग के जो एक्स सीईओ है, बाग क्या है?
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। उनके जो एक्स सीईओ है उनको अभी दूसरी चार्जशीट जो है वो दी गई है। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। टीआरपी इज रिकॉर्डेड बाय बाग, बिल्कुल ठीक है, BARC के द्वारा रिकॉर्ड करी जाती है। टीआरपी जो होती है, इससे बेसिकली एडवर्टाइजर ये पता चलाते हैं कि कौन सी चीज को ज्यादा देखा जा रहा है, कौन से चैनल को, कौन से पर्टिकुलर सीरियल को ज्यादा देखा जा रहा है, कौन से न्यूज चैनल को, और न्यूज चैनल के अंदर भी कौन से पर्टिकुलर शो को ज्यादा टीआरपी मिल रही है, ज्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी ये भी करेक्ट हो जाती है। अब बताएं कि मिनिस्ट्री कौन सी होगी यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो काफी कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा सकता है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो होगी वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी, विच इज द करेक्ट आंसर। तो मीटी यहां पर इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा टीआरपी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक यूपीएससी एग्जाम और मिशन यूपीएससी की जो सीरीज है उसे सब्सक्राइब किया है। सो अभी सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि डेली बेसिस पे आपके जो असाइनमेंट्स हैं उसे कंप्लीट जरूर करें। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी आपने सीरीज सब्सक्राइब करी, क्योंकि मिशन यूपीएससी 2022 में आपको ये सब चीजें तो मिल रही है। बेसिकली इट्स अ क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 500 डेज। ठीक है, 500 दिन का आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्लान जो है वो बना के दिया जा रहा है, ताकि आप 2022 तक, जो लोग अभी 2021 में एग्जाम नहीं दे रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 2022 को टारगेट करके चल रहे हैं, कुछ 2023 को और 24 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो 2022 के स्टूडेंट्स के लिए 500 दिन का जो प्लान है वो आपके सामने, आप डे बाय डे इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम जो है उसमें काफी अच्छा रैंक आपको मिल सकता है। तो जो लोगों ने भी क्रैक यूपीएससी इन 500 डेज दैट इज मिशन 2022 को सब्सक्राइब किया है, या फिर क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब किया, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्रिप्शन वाज द फर्स्ट पार्ट जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ गिव योर 100% एनर्जी टू दीज पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, और सेल्फ स्टडी भी जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं वो करनी भी काफी जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी प्लस जो कोचिंग रहेगी, इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं 100% डेडिकेशन के साथ, देन डेफिनेटली एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। चलिए, और इन सीरीज को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो exam.netmock.com पे जा सकते हैं, या फिर netmock.com पर भी जाकर इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है ओलंपिक गेम्स को लेकर। ओलंपिक गेम्स को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो पूछा है उसको आप सर्कल में जरूर डालें। और यहां पे पूछा गया इन टोक्यो ओलंपिक कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्केटबोर्डिंग विल मेक देयर डेब्यू। तो यहां पे डेब्यू फर्स्ट टाइम कौन कौन से स्पोर्ट्स आने वाले, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, और क्या ये टोक्यो में आने वाले। देखिए एक ही स्टेटमेंट के अंदर कितनी सारी चीजें पूछ ली। इंडिया हैज नॉट होस्टेड एनी ओलंपिक गेम्स टिल येट। इंडिया ने अभी तक जो ओलंपिक गेम्स है इसको होस्ट नहीं किया है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स हेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके अंदर बताया कि IOC जो है वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है ओलंपिक गेम्स का। सोचिए फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो अभी रिसेंटली द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था जिसमें टोक्यो ओलंपिक्स की प्रिपरेशन के बारे में, कितनी प्रिपेयर्डनेस है यहाँ पर, उसके बारे में बात करी थी कि पेंडेमिक जो है अभी धीरे धीरे जा रहा है और पेंडेमिक के दौरान में कितनी तैयारी जो टोक्यो है वो कर पाए। तो ये तो चीज पता चल गई कि टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं। और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि नए नए स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो, सर्फिंग हो, स्केटबोर्डिंग हो, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इवन कराटे को भी लाया जा रहा है। एंड द रीजन इज, आपको याद है क्या मैंने रीजन बताया था इस चीज का, क्योंकि मेंस के लिए इस तरीके के रीजन ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। द रीजन वाज कि जो यूथ है उनको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखिए काफी टाइम से हम रनिंग कराते हैं ओलंपिक्स के अंदर, मैराथन होती है आपकी, इसके अलावा आपकी जो बो एंड एरो से आप आर्चरी करते हैं वो होता है इसके अंदर, जेवलिन थ्रो हो गया, ये सब चीजें तो होती है। लेकिन आजकल जो यूथ है वो नए नए स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हो रही है, जैसे स्केटबोर्डिंग हुआ, सर्फिंग हुआ, पार्कोर हुआ, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हुआ। तो ये चीजें भी IOC ने इंट्रोड्यूस करने का सोचा कि हमें ज्यादा से ज्यादा यूथ को अट्रैक्ट करना है ओलंपिक गेम्स की तरफ, इसलिए नए नए स्पोर्ट्स को जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमें नए नए स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इंडिया ने क्या अभी तक ओलंपिक गेम्स को नहीं होस्ट किया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या एशियन गेम्स को होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, आप मुझे येस और नो में आंसर करें। जो लोग लाइव देख रहे हैं तो बताइएगा येस और नो। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल नहीं है, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल। दैट्स वाई ऐसे, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि मिस रीडिंग की वजह से क्वेश्चन गलत होता है। दैट्स वाई हर वर्ड को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, 100% फोकस के साथ पढ़ना है। नहीं तो आपको लगता है कि हाँ IOC है, कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन को तो ध्यान में रखती ही होगी, आप इसको सीधा सही मार्क कर देते, ठीक है। लेकिन सही नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यस, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती है बट गवर्नमेंटल नहीं है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है प्रसार भारती को लेकर पूछे कि बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज रेगुलेटेड बाय मीटी के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, द इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे
लोगों को जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया है, हो सकता है करेक्ट, हो सकता है ना भी हो। इट इज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश का एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। सोचिए, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो इट डज नॉट कम अंडर मीटी के अंदर नहीं आती है। प्रसार भारती इज अ स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, जिसे प्रसार भारती एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। सो इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट थर्ड स्टेटमेंट काफी कॉमन सेंसिकल थी कि यस इट इज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री, देश के लिए लोक सेवा प्रसारक है ये। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या आंसर आपका सी होगा? नहीं, आपका आंसर बी होगा, क्योंकि आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। आप मुझे, ये पीआईबी की न्यूज थी, पीआईबी में इसके बारे में जिक्र किया हुआ था, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। अभी बेसिकली फॉल्स रिपोर्टिंग, फेक न्यूज को लेकर जो एआईआर स्टेशन जो उनका क्लोजर हुआ है, उसको लेकर प्रसार भारती ने कहा है कि जो भी चीजें प्रेजेंट करी गई है, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, दे आर बेसलेस। तो कंट्रोवर्सी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। आप मुझे ये चीज बताइएगा कि क्या प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है या नहीं? यस और नो। ये चीज आप जब गूगल भी करेंगे, आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। 2019 में काफी इसको लेकर एक, आप कह सकते हैं कि एक विवाद हुआ था, तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। यस और नो में मुझे जरूर आंसर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आईसीटी ग्रैंड चैलेंज को लेकर है। पूछा गया आईसीटी ग्रैंड चैलेंज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इन पार्टनरशिप विद मीटी, हो सकता है। इट इज लॉन्च्ड एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस, 100 विलेजेस के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन वुड बी द यूजर एजेंसी ऑफ द ग्रैंड चैलेंज। सीडेक बेंगलोर इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट। तो यहाँ पे सीडेक बेंगलोर जो है वो इंप्लीमेंट करेगा, जल जीवन मिशन जो है वो यूजर एजेंसी इसकी रहने वाला है। आप करिए इसके बारे में आंसर, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। पीआईबी की न्यूज है, सोचे क्या हो सकता है आंसर। चलिए, तो पीआईबी में न्यूज दे रखी थी, देयर इज अ न्यूज ऑन द ग्रैंड चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ऐसे स्मार्ट सिस्टम बनाने की बात करी जा रही है जिसमें पानी की मेजरमेंट भी करी जा सके, मॉनिटरिंग भी करी जा सके। दैट्स व्हाई ये एक ग्रैंड चैलेंज जो है आईसीटी ग्रैंड चैलेंज, इसको लॉन्च किया गया और पीआईबी में इसका जिक्र किया हुआ था। यस, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन पार्टनरशिप विद मीटी और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे लॉन्च किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। फर्स्ट, इसे पायलट बेसिस पे 100 विलेजेस के अंदर लॉन्च किया गया है, ये बात भी आपकी ठीक है। इसके अंदर जल जीवन जो मिनिस्ट्री आपकी है और जल जीवन मिशन जो है वो इसमें यूजर एजेंसी रहने वाला है और इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा सीडेक बेंगलोर के द्वारा। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि मेन मकसद क्या है, स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट ऑन मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर आना। तो जब इस तरीके से सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम आएंगे तो पानी का मेजरमेंट भी इजिली किया जा सकेगा और मॉनिटरिंग भी उनकी आसानी से करी जा सकेगी। अदरवाइज वेस्टेज जो है काफी ज्यादा हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना। तो इनोवेटिव होना चाहिए हमारा सिस्टम, मॉड्यूलर होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इन तीन चीजों पे फोकस करते हुए यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करी जा रही है। चलिए, तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सीबीडीटी को लेकर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर पूछा गया। सीबीडीटी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कि एस्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के द्वारा, हो सकता है। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में है, उसके द्वारा इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। इट इज इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट। इंडिया की ऑफिशियल एफएटीएफ यूनिट जो है वो भी इसे कहा जाता है। सोचे, चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था सीबीडीटी? बिकॉज सीबीडीटी ने लॉन्च किया है ई पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टैक्स इवेजन, बेनामी एसेट्स। तो बेनामी एसेट्स हो, टैक्स इवेजन हो, इसकी रिपोर्टिंग के लिए सीबीडीटी ने एक पोर्टल जो है स्टार्ट कर दिया है। सीबीडीटी के ऊपर क्वेश्चन वैसे कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने सीबीडीटी और सीबीआईटी के ऊपर क्वेश्चंस बनाए थे और डिस्कस किए थे। यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। एंड यस, इट इज इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट, ये भी बात करेक्ट है। बट आप यहाँ पे मिनिस्ट्री को इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इवन तो डिपार्टमेंट जो है वो ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सीबीडीटी, सीबीआईटी, इस चीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और खासतौर पे जब आईआरएस अगर डैफ फॉर्म में भरते हैं तो इसके बारे में जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, जो कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रोज 1 या 2 क्वेश्चन मैप के आपके पूछे जाएं, सो दैट अगर आप
एटलस को सही तरीके से नहीं भी देख रहे हैं, कुछ तैयारी आपकी यहां से भी हो जाए। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करती है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा स्टेट्स के नाम आपको बताने। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, ये चारों स्टेट्स के नाम याद रखिए, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। अभी हम देखेंगे इसके बारे में मैप के ऊपर। तो देखिए, गुजरात से पास हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर देखेंगे राजस्थान भी है, देन आपका नीचे मध्य प्रदेश भी है, देन आपका छत्तीसगढ़ है, देन आपका झारखंड है, वेस्ट बंगाल भी यहां पर आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करी जाए तो काफी सारे स्टेट्स हमारे रह ही गए। चलते हैं, देखते हैं। देखिए, राजस्थान था, यस राजस्थान था यहाँ पे, झारखंड था, झारखंड भी था, लेकिन बिहार मुझे नहीं दिखा, उड़ीसा भी नहीं दिखा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। मैप पे दोबारा देखिए एक बार, क्या बिहार और उड़ीसा दिख रहे हैं आपको? देखिए, उड़ीसा नीचे है यहाँ पर, लेकिन ये तो झारखंड से ही होके पास हो गया और बिहार ऊपर है, तो सिर्फ झारखंड में से ही होके गए और यहाँ पे राजस्थान में से। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं ईस्ट से वेस्ट में किस किस से होके जाता है। 7 और 8 नंबर भी आपको दे रखा है, जिसमें आपका त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये जो स्टेट्स है ये भी ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली स्टेट्स आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट दिए जा सकते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान है, फिर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, देन आपका झारखंड है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है, देन आपका त्रिपुरा है, देन आपका यहाँ पे मिजोरम है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो 2 मिनट में पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे और फिर देखते हैं हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को और मेंस के क्वेश्चन को जो आपको सोल्व करने हैं। सार्क के बारे में डिस्कशन हुआ था, जल्दी से मुझे बताएं सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है। मैंने आपको बताया था वेरियस इसके अंदर जो कंट्रीज थी उनके बारे में। सार्क सैटेलाइट 2017 में गई थी, ये भी देखा था, और लास्ट अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था। हेडक्वार्टर कहां पर है जल्दी से बताएं? काठमांडू, नेपाल के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट G20। G20 में 19 कंट्रीज के बाद एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया था। जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज बताएं, इससे आप ही को चीज लंबे समय तक याद रहेगी। इसके अंदर चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, टर्की जो है वो इसके मेंबर्स हैं। और मैंने आपको ये एक इंफोग्राफिक भी दिखाया था G7, G8, G20 कंट्रीज के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद SCO के बारे में देखा था, जल्दी से मुझे इसका हेडक्वार्टर बता दे। इट इज अ परमानेंट इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और साल में एक बार मिलती है। कंट्रीज के नाम मैंने आपको बताए थे और शंघाई 5 कंट्रीज जो थी उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सुप्रीम कोर्ट। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कर्टेल कर सकती है? प्लीज मुझे बताएं यस और नो करके। सुप्रीम कोर्ट के पास एपलेट जुरिस्डिक्शन होती है। आर्टिकल 137 के हिसाब से लॉज को रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अलग अलग तरीके की जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैंने आपको पावर्स के बारे में बताया था। इसके बाद डिस्कशन हुआ था टीआरपी को लेकर। टीआरपी जो एडवर्टाइजर्स है उनको बताती है कि बेसिकली कहां पर आपको एडवर्टाइज कराना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ इंक्लूड है या इन्वॉल्व है वो बताएं मुझे। जो टीआरपी होती है रिकॉर्ड करी जाती है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इससे एसोसिएट करती है, नोडल मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर डिस्कशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया था। मुझे नई ओलंपिक गेम्स जो ऐड करी गई हैं अभी टोक्यो के अंदर, उनके बारे में बताएं कि कौन कौन सी है। चाहे एक ही नाम बता दे बट लिखिएगा जरूर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। और अभी जो गेम्स होने वाले हैं टोक्यो के अंदर होने वाले हैं, इंडिया ने अभी तक इनको होस्ट नहीं किया। तो स्केट बोर्डिंग, कराटे, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन सबको ऐड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर करिएगा प्रसार भारती के बारे में कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है या नहीं। यस और नो मुझे जरूर बताइएगा। चेयरमैन की बात करें या फिर अदर मेंबर्स की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको नॉमिनेट करते हैं, रिसेंटली न्यूज में थी। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था आईसीटी ग्रैंड चैलेंज को लेकर। तो जल्दी से बताएं इसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पार्टनरशिप कर रही है मीटी के साथ और यहाँ पे 100 विलेजेस के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था सीबीडीटी को लेकर। सीबीडीटी के अंदर मैंने आपको बताया था इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है जल्दी से बताएं, इजी क्वेश्चन है। एंड इंडियाज ऑफिशियल एफएटीएफ यूनिट है ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि बताएं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहां से पास करता है, राजस्थान और झारखंड। क्या त्रिपुरा से पास करता है, यस और नो जल्दी से बताएं मुझे। चलिए, तो यहाँ पे यस त्रिपुरा से पास करता है और मिजोरम भी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलिए आपको एक अफ्रीकन कंट्री का नाम बताना है जहां से इक्वेटर पास करता है, तो ये चीज जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो मैप पे जरूर देखिएगा और सिर्फ एक ही कंट्री को नहीं देखिएगा, मल्टीपल कंट्रीज को देखिएगा, चाहे नाम आप एक का बताएं। मेंस के अंदर जो आपको आंसर करना है, मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जांपल्स। 150 वर्ड्स में, तो 150 शब्दों के अंदर इसका आंसर करना है। और जो सेकंड चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लाइव लेक्चर जो है वो भी प्लान किए जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली
आज से ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जो आपका प्रेफरेबल टाइम है वो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज हम लाइव सोल्व किया करेंगे और काफी सिंपल एमसीक्यूज हम रखेंगे विदाउट स्टेटमेंट, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। सो यू कैन टेल मी कि किस तरीके की टाइम आप चाहते हैं, तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके बता दीजिएगा। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जितना भी आपने स्कोर किया है, और अगर लेस देन 6 है तो दोबारा से इसे रिवाइज जरूर करिएगा। 6 से इससे ज्यादा स्कोर किया है तो आप इसे 24 आवर्स में एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे 10 बजे आपको पीडीएफ जो इसकी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू टुमारो विद 10 न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे।